अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पार्ट 2 पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तरीके के लिए हम हाजिर हैं। आसिफ शरीफ साहब फरमाते हैं कि जब रेज बेड बन जाता है, खेलियाँ बन गई, उसके बाद हम इस पर फसल लगा देते हैं, फसल काट भी लेते हैं, फिर इसके जड़ों को, इसके मुडों को उसके अंदर ही रहने देते हैं, मिट्टी के रेस बेड को बरकरार रखते हैं। इसमें हल नहीं चलाते। हल ना चलाने की बुनियादी वजह यह है कि इसमें माइक्रोब्स की, वो जरासीमों की कॉलोनियाँ बनी होती हैं, वो ना तबाह हों। फिर जिन जरासीमों को हमने बचाना होता है रोशनी से सूरज की, वो भी तबाह ना हों, वो ना मर जाएँ। तो हल चला के हमें तो उनके जाल को, उनके नेटवर्क को तोड़ देते हैं। वो जो उन्होंने एक बाहमी गठजोड़ बनाया होता है ना, ज़मीन मिट्टी से खुराक लेके पौधे को देना और सारा कुछ सिलसिला, तो उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाता। उसको इस डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए, इस कुदरती मैकेनिज़्म को बरकरार रखने के लिए हम हल बिल्कुल नहीं चलाते। हल एक दफ़ा चलेगा जब ज़मीन तैयार होगी, मगर हर फसल के बाद, हर फसल से पहले फिर हल नहीं चलाना। तो ये जी मुडों को ज़मीन के अंदर मिट्टी में गलने सड़ने देते हैं, और ये पानी के लिए रास्ते भी बनाती है। ये जड़ें जो हैं, ये जड़ें अमूमन फसलों से लंबी होती हैं, 7 इंच से भी ऊपर चली जाती हैं। अच्छा, ज़मीन के अंदर पानी जज्ब होने की सलाहियत बढ़ जाती है, वो सारा सिस्टम जो है वो बार बार हरकत में आ जाता है, रिसाइकिल होता है, चालू होता रहता है। और यही चीज़ें फिर माइक्रोब की खुराक का हिस्सा भी बनती हैं। ज़मीन में नामियाती मादे हों तो उसकी ज़रखेज़ी बढ़ रही होती है, वो ये खुर्दबीनी जरासीम के काम आती है, ये पौधों की खुराक बनती है अगली फसल के लिए। अच्छा जी, कहते हैं आसिफ शरीफ साहब ने बताया कि माइकोरज़ल फंगी जो है, ये दुनिया में सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो हयात थी ये बनाई। ये कुछ 40-50 करोड़ साल पहले की बात है। उसके बाद फिर बड़े हयात आई है, हैवानात, इंसान बाद में आए हैं। सबसे पहले जो हयात वजूद में आई थी तो ये माइकोरज़ल फंगी थी। इसी ने पत्थरों को तोड़ के रेत, मट्टी और इस चीज़ों में, भालों वगैरह में तब्दील किया है। वो कहते हैं जी इसका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। इस तरह इसका नेटवर्क ऐसे होता है जैसे हमारे जिस्म में नर्वस सिस्टम होता है, और अगर जिस्म का किसी से वो टच किया जाए तो हमें फ़ौरन महसूस हो जाता है। इसी तरह कहते हैं कि ये तकरीबन सारी ज़मीन का निज़ाम माइकोरज़ल फंगी की वजह से मिला हुआ होता है। और इनका कहना है कि अगर 1 मुकाब मीटर मिट्टी हम लें तो उसमें 25,000 मुरब्बा मीटर तक का नेटवर्क हो सकता है। तो ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इतनी बढ़ने वाली है। ये अपने आप को ज़र्ब देती है, मल्टीप्लाई होती है, ये बढ़ाती है। वो कहते हैं जी मिट्टी को डिस्टर्ब करके हम माइकोरज़ल फंगी को तबाह कर देते हैं, उसके नेटवर्क को तोड़ देते हैं। इसको बचाना बड़ा ज़रूरी है। ट्रैक्टर के गुज़रने से, बारिश होने से अगर बेड कहीं से ख़राब हो जाए तो इसके ऊपर मज़ीद मिट्टी डालकर इसको मरम्मत कर लेते हैं, रेनोवेट कर लेते हैं, इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। आपने फसल भी ऐसे उठानी है जैसे उसको काट लिया, जड़ें फिर उसके अंदर रह गई, आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। फिर अगर कोई मिट्टी टूट गई बारिश या इसकी वजह से, ये मैं रेस बेड की बात कर रहा हूँ जो पटड़े हैं हमारे, उसके अगर कोई किनारा, पंजाबी में कहते हैं भुर गया, गिर गया, एरोजन करोड हो गया, तो उसको आप रीबिल्ड कर लेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे, रेनोवेट कर लेंगे, तो कम से कम डिस्टर्बेंस के साथ। अच्छा जी, तीसरी चीज़ ये कहते हैं कि हमने बेड को नंगा नहीं छोड़ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो आसिफ शरीफ साहब तो कहते हैं कि पूरी ज़मीन कुदरती तौर पे ढकी हुई होनी चाहिए, नंगी कहीं से नहीं होनी चाहिए। अगर है तो वो ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से, हमारी पंगे लेने की वजह से, सादा लफ्ज़ों में, तो जहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन होगी वहाँ पे ये मसाइल होंगे। उसमें जहरीली स्प्रे, खादें, सारा कुछ होगा, उससे आपका वो केंचुआ जो वो मर जाता है, ज़मीन जो मुर्दा हो जाती है। मुर्दा ज़मीन से आप एक ही सूरत में फसल उठा सकते हैं कि इसमें और यूरिया डालें और DAP डालें, मज़ीद तबाह करें इसको ना। तो वो कहते हैं जी इसको आपने नंगा कहीं नहीं छोड़ना। अच्छा जी, इसकी वजह ये है
इसको कवर करने से ज़मीन का जो है दर्जा हरारत वो नॉर्मल रहता है। हमें एक साजगार दर्जा हरारत चाहिए होता है जो इस सारी माइक्रोबायोलॉजी के लिए काम करे, इन खुर्दबीनी कीड़ों को ज़िंदा रखे, ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो। ये ऐसा इसको ढकते किससे हैं? इस कुछ ये कोई भी नामियाती मादा हो सकता है। जो सिट्टे के साथ डंडी लगी होती है तोड़ी की पूरी वो हो, पराली हो चावल की, दब या दिब होती है वो हो, घास फूस हो सकती है और खजूर की छड़ियाँ हो सकती हैं। तो ये कोई ऐसा नामियाती मादा हो, पत्ते भी हो सकते हैं जो गल सड़ के फिर मिट्टी का हिस्सा बन जाए, ज़मीन में चले जाएँ, माइक्रोब्स का हिस्सा बने, अगले आने वाली फसल की खुराक बन जाए, तो ये एक नामियाती मादा होगा। प्लास्टिक को हम रिकमेंड नहीं करते। प्लास्टिक सर्दियों के तो ठीक है, लेकिन गर्मी में क्या करेंगे, फिर एक मसला खड़ा हो जाएगा, खर्चा भी होगा। तो ये कोई नामियाती मादा होना चाहिए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बिल्कुल ना हो। तो ये मैं अपने बाशऊर पढ़े लिखे किसान दोस्तों को बता रहा हूँ ताकि वो आगे जाके देहाती या अनपढ़ लोगों को भी बता सकें। मैं दोबारा कहूँगा कि इट इज़ नॉट ए रॉकेट साइंस, बड़ी सादा सी बात है, सिर्फ बात है समझ की। और इस वक्त तो यकीन ईमान की बात है, लोगों को जल्दी यकीन नहीं आ रहा चीज़ों का। बाकी बात अगले हिस्से में करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।